ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया के, उसी का हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया। सोशियोलॉजी जब एज अ सब्जेक्ट इंडिया में आया था तो वो कैसे इमर्ज हुआ था, और फिर सोशियोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंजेस या क्या क्या एडिशन देखने को मिले विद इन इंडियन सोसाइटी या फिर विद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। नाउ जब हम आंसर की बात करते तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैराग्राफ हम हमेशा हमारा इंट्रोडक्शन का रहेगा। हम वहाँ पे बताएंगे कि जो सोशियोलॉजी थी वो इंडिया में कब आई थी, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे, जहाँ पे ये इन्फ्लुएंस हुई थी वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थॉट से और इंडिजीनियस सोशल कंसर्न से। जब हम इंडियन सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये अपने आप में एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वेस्ट का यूज़ करता है और एम्पिरिकल स्टडीज़ जो कि डाइवर्स सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशंस में लाइक की गई है ऑफ आर कंट्री, उसके बारे में बात। एम्पिरिकल स्टडीज़ कौन सी होती है, जो फर्स्ट हैंड हम रिसर्च करते हैं, राइट, किसी भी सोसाइटी में जाके किसी के भी कल्चर को स्टडी करने के लिए जब खुद एक सोशियोलॉजिस्ट जाता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फर्स्ट हैंड रिसर्च के थ्रू वो खुद सेल्फ जाके कोई भी रिसर्च करते हैं। तो ये जो ब्लेंड देखने को मिला, उससे सोशियोलॉजी का एक एवोल्यूशन देखने को मिला इंडिया के अंदर एज अ डिसिप्लिन, जहाँ पे इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले, जहाँ पे ये दोनों ग्लोबल और लोकल इशू को एड्रेस करता था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, राइट, एज अ सब्जेक्ट। ओके, नाउ हम बात कर लेते कि कैसे हिस्टोरिकली डेवलप हुआ है सोशियोलॉजी इंडिया में। एक तो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पे सोशियोलॉजी इंडिया में इनिशियली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर डेवलप हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर डेवलप हुआ था, जहाँ पे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी अपने आप में इतनी वास्ट है, राइट, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थॉट प्रोसेस। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी इंडियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा समझना चाहते थे, राइट। एक मतलब कि एक यूनिफॉर्म तरीके के लोग नहीं देखने को मिल रहे थे इंडिया में, एज़ कम्पेयर टू अगर आप वेस्ट में जाओगे तो हर किसी की लैंग्वेज सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, राइट। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा वास्ट काइंड ऑफ लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, सोशल बैकग्राउंड और लैंग्वेजेस थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हमें इस सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे ऊपर रूल कर सके और बेटर तरीके से। तो जितनी भी पहले वाली जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं वो ज़्यादातर एथनोग्राफिक रही हैं, जहाँ पे उन्होंने कास्ट, रिलीजन और रूरल लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए वर्क किया या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरीज पेश की है। अब ऐसे जो वर्क्स थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिशनरीज के अंडर किए गए थे, जैसे कि सर हेनरी मेन और हेrbert रेस्ले ने ये सारे ग्राउंड वर्क के लिए एक रिसर्च इन इंडिया की बात की थी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, राइट। अब देखो जो ये जो तो की टर्म्स है, आप इनको एग्जाम में अंडरलाइन करोगे। ओके, नाउ सेकंड आ जाता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आपको पता है इंडिया ने कब गेन की इंडिपेंडेंस, 1947 में। तो सोशियोलॉजी और भी ज़्यादा इवॉल्व हुई, जहाँ पे हमने क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव डिसिप्लिन देखने को मिले सोशियोलॉजी के अंदर। जब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बात करने लग गए, वो रिसर्च करने लग गए कॉलोनियल नरेटिव्स के चैलेंजेस को, उनको मतलब कि जो भी कॉलोनियल टाइम्स पे, ब्रिटिशर के टाइम पे जितने भी नोशंस डेवलप किए गए थे इंडियन सोसाइटी के प्रति, तो वहीं पे जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इमर्ज हो रहे थे उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव को चैलेंज किया और ये बोला, उनका ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ था, नेशन बिल्डिंग की तरफ, सोशल चेंज और मॉडर्नाइजेशन की तरफ। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, जिसको अब जो मुंबई हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोशियोलॉजी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज करने के लिए इन इंडिया। ओके, नाउ अब हम दो की थीम्स के बारे में बात करते हैं इंडियन सोशियोलॉजी में। एक तो हमारी आ जाती है कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब जो हमारी कास्ट की स्टडी थी इंडियन सोशियोलॉजी में, वहाँ पे एम एन श्रीनिवास का वर्क सबको पता होगा, जिन्होंने स्टडी की थी हमारी कास्ट सोसाइटी साउथ इंडिया में जाके, जी.एस. घुर्रे एंड लुई डुमोंट। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसके बारे में स्टडी किया, ना कि ऊपर ऊपर की लेयर को स्टडी करना है, फिर कास्ट को सिर्फ डिवीजन के तौर पे देखना, बल्कि कास्ट अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम
सिस्टम है और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में कास्ट कैसे रोल प्ले करता है उसके बारे में इन सोशोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने फोकस किया रोल किसके ऊपर, कास्ट का जो रोल है सोशल हायरार्की शेप करने में, मोबिलिटी और आइडेंटिटी को शेप करने में कास्ट का क्या रोल है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्स रोल है कास्ट का, वो इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की। अब श्रीनिवास का जो कॉन्सेप्ट था संस्कृताइजेशन और डुमेंट का वर्क है होमो हायरार्कीज, ये लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन है कास्ट सिस्टम को स्टडी करने के लिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट, वो आ जाता है हमारा रिलीजन एंड सोसाइटी। जब अब रिलीजन फिर एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम इंडियन सोशोलॉजी की बात करते हैं। सोशोलॉजिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा एक इंटरकनेक्शन, इंटर रोल या इंटर प्ले देखा रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बीच में, और उन्होंने रिलीजियस प्लूरलिज्म, मतलब कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स हमारे इंडियन सोसाइटी में प्रेजेंट है और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एक साथ मिलजुल के कैसे रह रहे हैं, सेकुलरिज्म है, कम्युनलिज्म है, कम्युनिटी की फीलिंग है, सब एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे सेकुलरिज्म के अंदर आ जाता है। और एज अ कम्युनिटी जो कम्युनलिज्म की फीलिंग है उसके साथ इंडियंस रहते हैं विद इन द इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने हाईलाइट किया कि जो रिलीजन का रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडियन सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। तो ये भी सोशोलॉजिस्ट ने स्टडी करने की कोशिश की विद इन द इंडियन सोसाइटी। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी। अब देखो काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रह रही है, तो जिसकी वजह से रूरल सोशोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, जिसने रूरल, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, रूरल सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोकस किसके ऊपर हो जाता है, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, मतलब कि किसके पास कितनी लैंड है, कौन उन लैंड को ग्रो कर रहा है, कौन उन लैंड को ओन कर रहा है, और कैसे लैंड के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और लैंड के बेसिस पे रूरल एरियाज़ में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो ये तो हमारी बात हो गई रूरल सोशोलॉजी की। बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर हमारी रूरल सोशोलॉजी डिपेंडेंट थी, या फिर कास्ट, क्लास, अनटचेबिलिटी, राइट, ये सारी जो टॉपिक्स हैं सोशोलॉजी के, ये हमारे रूरल सोशोलॉजी में से निकल के आए विद इन इंडियन सोसाइटी। वहीं पे अदर हैंड अर्बन सोशोलॉजी किसके बारे में बात करता है, अर्बनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, राइट, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं अर्बन लाइफ में। और ये जो मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी जितनी भी मॉडर्न हो रही है उसकी वजह से क्या क्या ह्यूमन को, एक इंडियन सिटीज़न को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इन देयर डेली लाइफ। तो ये अर्बन और रूरल सोशोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला, राइट। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है इसमें जेंडर एंड फैमिली। जब हम बात करते हैं जेंडर रिलेशन की और फैमिली स्ट्रक्चर के इंडिया में, तो हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिले 1970s में, जहाँ पे सोशोलॉजिस्ट ने पेट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी और जो रोल चेंज हो रहा था वुमेन का इंडियन सोसाइटी में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो यहाँ अब हमने देखा कि कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट जो आई थी या फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट जो आए थे, तो उनका पर्सपेक्टिव कैसे अब चेंज हो रहा था इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा आ जाता है सोशल मूवमेंट्स एंड चेंज। अब इंडियन सोशोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है सोशल मूवमेंट्स के ऊपर, पर्टिकुलरली ऐसी मूवमेंट जो कास्ट, जेंडर, एनवायरनमेंट और लेबर के ऊपर काम किया है, राइट, इनके ऊपर, मतलब कि पॉजिटिव चेंजेस की जो बात कर रहे हैं इन सेक्टर्स के अंदर। अब जो ये मूवमेंट्स थी ये ऐसे एजेंट थे सोशल चेंज के जिनको एनालाइज भी किया गया और उनका क्या इम्पैक्ट रहा है डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस में। तो ये जो सोशोलॉजी का जो न्यू एंगल था ये भी देखने को मिला विद कमिंग ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड चेंज विद इन इंडियन सोसाइटी। तो आप देख रहे हो ना कि हर एस्पेक्ट पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं विद इन इंडियन सोसाइटी, विद इन इंडियन हमारी जो रूरल एरियाज़ हो गया, अर्बन एरियाज़ हो गया, उनके साथ सोशोलॉजी भी अपने आप में एज अ सब्जेक्ट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। और ये चेंजेस थ्रू आउट इंडियन सोसाइटी एवोल्यूशन हमें देखने को मिले कि इंडियन सोसाइटी का जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है वैसे ही सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन विद इन इंडिया भी उसका भी एवोल्यूशन हुआ है, राइट। अब हम बात कर लेते कि चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं सोशोलॉजी के। जब हम कॉलोनियल लीगेसी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो देखने को मिला इंडियन सोशोलॉजी के लिए वो था कॉलोनियल लीगेसी
से ओवरकम होना, जिसने कि इंडियन सोसाइटी को एक यूरोसेंट्रिक लेंस से देखा था। वहीं पे जो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट थे वो इंडिजीनियस थ्योरीज डेवलप करने में लगे हुए थे ताकि वो बेटर एक रियलिटी प्रोवाइड कर सके इंडियन सोसाइटी के, राइट। अब जो इंडियन सोशियोलॉजी देखी गई कॉलोनियल टाइम पीरियड में, उससे बाहर निकल के कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट जो अपकमिंग सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने रियल जो लाइफ थी इंडियन सोसाइटी की, जो रियलिटी थी वो प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम जो राइट चीज़ है, जो राइट सोसाइटी है, इंडिजीनियस जो पीपल हैं इंडिया के, उनको कैसे एक राइट लेंस से और पॉजिटिवली शोकेस कर सके थ्रू सोशियोलॉजी। सेकेंड आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस। अब सोशियोलॉजी इंडिया में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रही थी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी से भी कुछ ले रही थी, पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ ले रही थी, इकोनॉमिक्स से भी कुछ ले रही थी, और कल्चरल स्टडीज़, मतलब कि ये सारे सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी कुछ ना कुछ ले रही थी, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी अपने आप में इतनी ज़्यादा रिच डिसिप्लिन बन चुका था, जिससे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। जितने भी कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज थे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और उनको सोसाइटी के सामने प्रोड्यूस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, तो सोशियोलॉजी को बहुत रिच सब्जेक्ट देखा गया। और जितने भी सोशल इश्यूज आ रहे थे उन इशू को रिजॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजी को एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट देखा गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इश्यूज। अब जो जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन आया था, जिस फोर्स से आया था, उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर दिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, और एनवायरमेंटल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले, जिसकी वजह से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को न्यू मेथड्स और न्यू थ्योरीज निकालने की कोशिश की। और उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक इंडियन सोशियोलॉजी के अंदर अपने आप में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था, जहाँ पे उन्होंने इन ग्लोबल फिनोमेनाज के बारे में बात की थी और कैसे ये चेंजेस ला रहे हैं विद इन इंडियन सोसाइटी। तो वो अपने आप में जो एक सोशियोलॉजी की जो डायरेक्शन थी वो अपने आप में इंडिजीनियस सोसाइटी से चेंज हो गया। अब एक ग्लोबलाइज्ड इंडियन सोसाइटी के अंदर चेंज देखने को मिला, राइट। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, ओके। नाउ ये हमारा लास्ट पैराग्राफ रहेगा। एज आई से आफ्टर एवरी आंसर आपको कंक्लूजन लिखनी है, इधर 3 लाइन्स 4 लाइन्स, बट आपको कंक्लूजन मिस नहीं करनी है। जब हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन जो इंडिया में डेवलप हुआ, उसने एक रिच और डाइवर्स नॉलेज प्रोवाइड की इंडियन सोसाइटी के बारे में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, तो ये कॉलोनियल टूल से चेंज हो गए, जहाँ पे कॉलोनियल टूल मतलब कि ब्रिटिशर्स ने जब इसको यूज़ किया था ताकि वो इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर पाएँ और इंडियंस के ऊपर और अच्छे से राज कर पाए, राइट। तो वो कॉलोनियल टूल से चेंज होके एक क्रिटिकल सोशल साइंस सब्जेक्ट बन गया है, जिसने कि जितने भी सोशल इश्यूज आ रहे थे उनको एड्रेस करना और उनके लिए सॉल्यूशन निकालना बेटर समझा। और सोशियोलॉजी ने इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में किसके ऊपर फोकस किया है? कास्ट, रिलीजन, जेंडर और सोशल चेंज के बारे में। अभी भी इंडियन सोशियोलॉजी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है विद नेशनल डेवलपमेंट, ग्लोबल सोशियोलॉजिकल थॉट के साथ। अब जैसे इंडिया चेंज हो रहा है, राइट, बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है, उसमें सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी भी चेंज हो रहा है। और ये वाइटल डिसिप्लिन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ताकि हम जो चेंजिंग अपनी सोसाइटी है उसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपने फ्यूचर को, इंडियन सोसाइटी के फ्यूचर को शेप कर सकें। उसको शेप करने में, अंडरस्टैंड करने में, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उनको सॉल्व करने में सोशियोलॉजी एक बहुत क्रूशल सब्जेक्ट माना गया इन इंडियन सोसाइटी, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ गो थ्रू करिए। आप एक कॉपी और पेन लेके जो क्रूशल नोट्स है वो बना लीजिए। एंड येस, एग्जाम में अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन, आपकी मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको 3 तरीके से अपना क्वेश्चन डिवाइड करना और तीनों में आपको लिख के आना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा ऑफ MSO 004। आई विल ट्राई
कि मैं विद इन 2 days, लाइक आज ट्यूसडे है, अंटिल थर्सडे, राइट, ट्यूसडे तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अंटिल थर्सडे मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड कर दूँ ऑफ MSO 004। तो आप टेंशन फ्री रहिए, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, आपको सारे आंसर्स टाइम पे मिल जाएंगे। ओके, टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।